मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंह तोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जती कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी स्वतंत्र कुमार ओझा की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत। पूरे जीवन भर दी आकाशवाणी को अपनी प्रतिभा, संपन्न सेवाएं, कला जगत में शोक की लहर। खाद्य विभाग ने की सराफा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई, नमकीन प्रतिष्ठानों से उठाए सैंपल, मौके पर मिली गंदगी। शिवानी के दुखी परिवार की ओर बढ़ाया सरकार ने हाथ, पोस्टमार्टम के लिए रुपए ऐंठने वाले कर्मचारियों के लिए निलंबन के आदेश, 15,000 की सहायता व पिता के मुफ्त इलाज की भी घोषणा। चोइथराम मंडी में हुआ दोहरा हत्याकांड, 2 भाइयों को उतारा मौत के घाट, पुरानी रंजिश की बात आई सामने, एक हमलावर मौके से हुआ गिरफ्तार। लसूड़िया क्षेत्र में चोरों का धावा, 3 मकानों को बनाया निशाना, 9 लाख के जेवर, नकदी व अन्य सामान पर किया हादसा। और किसानों की बढ़ी चिंता, मानसून की देरी के बाद खाद बीज के संकट से भी बढ़ी परेशानी। कला जगत से एक और चमकता हुआ तारा टूट गया। इंदौर व प्रदेश के जाने माने म्यूजिक कंपोजर, गायक व नाटककार सहित विभिन्न विधाओं के धनी स्वतंत्र कुमार ओझा का गुरुवार को निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। मशहूर कलाकार के परिजनों सहित उनके साथियों व स्टाफ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। स्वतंत्र कुमार के जाने से साहित्य, कला व संगीत जगत में मायूसी के साथ ही माहौल गमगीन है। स्वतंत्र कुमार, जैसा नाम ठीक वैसा ही काम। आज अगर संगीत के क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति स्वतंत्र कुमार को नहीं जानता तो यकीन मानिए उसे संगीत की गहराइयों की जानकारी हो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र कुमार ने जैसा वैभव अपने जीवन में कमाया उसे शायद ही कोई दोहरा पाए। इस महान कलाकार के बारे में जो लिखा जाए वो कम है। अपने संगीत से जुड़े सालों में वे आकाशवाणी, दूरदर्शन समेत तमाम संगीत विद्यालयों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके जीवन में मानो संगीत कुछ इसी तरह था जैसे तन में प्राण। नेमावर रोड स्थित उनके निवास से जैसे ही अंतिम यात्रा निकली, वैसे ही उनसे जुड़े लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। हर कोई इसी बात का गम कर रहा था कि अगर ये दुर्घटना ना हुई होती तो शायद इंदौर संगीत के क्षेत्र में और भी नाम कमा सकता था। संगीतकार ओझा से जुड़े कई लोगों ने इस बात को दोहराया भी कि आने वाले वक्त में इस कलाकार की पूर्ति शायद ही कोई कर पाए। आकाशवाणी समेत तमाम संगीत संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे चुके स्वतंत्र कुमार ओझा की मृत्यु एक सड़क हादसे में हुई। बताया जा रहा है कि एक राहगीर को बचाने के प्रयास में ओझा को सिर में अंदरूनी चोट आई, जिससे उनकी असमय मौत हो गई। संगीत और कला समेत थिएटर से 30 से भी ज्यादा वर्षों से जुड़े व उसी में रमे हुए कलाकार स्वतंत्र कुमार इस तरह दुनिया छोड़ जाएंगे किसी ने सोचा भी न होगा। जिन लोगों ने घटना के बारे में बताया वो हृदय विदारक थी। बताया जा रहा है कि स्वतंत्र कुमार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के पिताजी के उठावने में शामिल होने गए थे। वहीं भवरकुआ चौराहे पर आते वक्त किसी राहगीर को बचाने की कोशिश में ओझा की 2 पहिया वाहन अनियंत्रित हो गई, जिससे वे सड़क पर सिर के बल गिर पड़े।
और अंदरूनी चोट आने के बाद उन्हें पहले एमवाय फिर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बचाने की कोशिशें बेकार हो गई और स्वतंत्र कुमार चल बसे। अपने साथ के अनुभव सुनाते हुए डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने भी कुछ यही बातें कही। स्वतंत्र कुमार जी ओझा इस तरह से आकस्मिक दुर्घटना में चले जाएंगे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो हमारे घर आए पिताजी की श्रद्धांजलि बैठक में भाग लेने के लिए, और लौटते वक्त सुना कि किसी राही की जान बचाने में उनका स्कूटर फिसल गया और उनको इतनी चोट आई कि वे और रहे नहीं। वे बहुत अच्छे गायक थे। इंदौर में जब मैं रहता था तो हमेशा उनके भजन गायन प्राय रेडियो पर सुना करता था, और जब दिल्ली जा के रहने लगा, लौटा, जब भी भेंट होती थी उसी उमंग से, उसी उत्साह से, उसी आत्मीयता से हमेशा मिलते थे। बहुत सज्जन, बहुत अच्छे गायक और बहुत अच्छे इंसान थे। स्वतंत्र कुमार की अंत्येष्टि जुनिंदौर स्थित मुक्तिधाम में की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज। खाद्य विभाग के दल ने गुरुवार को सराफा क्षेत्र में नमकीन प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। शक्कर बाजार में विभाग का दल शाही नमकीन और गणेश चिप्स पर पहुंचा और सैंपलिंग की कार्रवाई की। टीम को प्रतिष्ठानों में गंदगी भी मिली। सराफा क्षेत्र में गुरुवार दोपहर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। विभाग का अमला पहले शक्कर बाजार स्थित शाही नमकीन सेंटर पहुंचा। विभाग के अमले ने दुकान में रखी खाद्य सामग्री के सैंपल लिए, साथ ही नमकीन बनाए जाने का कारखाना भी देखा। कारखाने में गंदगी पसरी थी। जरूरी लाइसेंस भी नदारद पाए गए। शाही नमकीन के बाद बारी आई गणेश नमकीन सेंटर की। यहाँ भी विभाग को आवश्यक लाइसेंस नहीं मिले। नमकीन कारखाने में गंदगी पसरी थी और टॉयलेट का गंदा पानी बहकर कारखाने में आ रहा था। एसडीएम सपना अनुराग जैन ने बताया कि सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज सामान्य कार्रवाई की गई थी फूड एंड ड्रग की टीम के साथ। तो सबसे पहले शाही नमकीन जो है गणेश चिप्स, उस पर कार्रवाई की गई है। उसके कारखाने में बहुत ज़्यादा गंदगी पाई गई और जो टॉयलेट वगैरह थे वो खुले हुए थे। जहाँ नमकीन बन रहा था वहाँ उसका पानी आ रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी थी। उसके अलावा उसके पास फूड का कोई लाइसेंस भी नहीं पाया गया, ना ही कोई रिसिप्ट की ये माना जाए कि लाइसेंस वेट में है, वो भी नहीं पाया गया। दूसरी कार्रवाई गणेश नमकीन पर की गई है, यह भी सराफा क्षेत्र में। इसमें भी वही स्थिति लगभग पाई गई है कि टॉयलेट बिल्कुल नमकीन जहाँ बन रहा है उसके नज़दीक है। कंटेनर बहुत गंदे पाए गए हैं। जो पहले वाली कार्रवाई की गई उसमें कंटेनर में जंग लगा हुआ था, जो तेल की टंकियां थीं, जो कढ़ाई वगैरह थी सभी में। यहाँ भी लगभग वैसी स्थिति पाई गई है। लाइसेंस यहाँ पर भी नहीं पाया गया है, ना ही रिसिप्ट है, और बाकी कार्रवाई अभी जारी है। गौरतलब है कि शहर में नमकीन मिठाई के सैकड़ों कारखाने हैं, जिनमें से अधिकांश के पास लाइसेंस नहीं है और अधिकांश नियमों के विपरीत चलाए जा रहे हैं। अमूमन हर कारखाने में अशुद्ध वातावरण के बीच नमकीन मिठाई बनाई जा रही है। कार्रवाई के नाम पर विभाग महज एक आधा जगहों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति कर लेता है। मासूम शिवानी के गमजदा परिजनों से एमवाय अस्पताल में पोस्टमार्टम के नाम पर 800 रुपए वसूले गए थे। परिजनों ने ये शिकायत स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हाडिया से की है। मंत्री हाडिया ने शिकायत मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से भ्रष्ट कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। वहीं हाडिया ने टीबी के मरीज शिवानी के पिता के इलाज के और परिवार को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। मासूम शिवानी की हत्या के बाद उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हाडिया सुबह शिवानी के घर पहुंचे थे। हाडिया शिवानी के परिजनों को सांत्वना दे पाते उससे पहले ही शिवानी के परिजनों ने एमवाय में उनके साथ हुए व्यवहार की शिकायत हाडिया से कर दी। परिजनों ने बताया कि शिवानी के पोस्टमार्टम के नाम पर एमवाय के कर्मचारियों ने उनसे 800 रुपए वसूले हैं। लोगों से उधार पैसे ले लेके हम इसका इलाज करा रहे हैं अभी, और फिर भी आज ये इलाज करा रहे हैं और ये पोस्टमार्टम भी करा तो 800 रुपए उन लोगों ने लिए। उसके बाद में उनने डेड बॉडी दी हमारी बेटी की। उन लोगों को भी दया नहीं आई क्या? उनके बच्चे नहीं थे क्या? वो क्या ऐसे ही हैं? वहीं पीड़ित परिवार ने उनके क्षेत्र में स्थित मोनू वीडियो सेंटर पर असामाजिक काम होने की शिकायत भी की।
हाडिया ने इन शिकायतों के बाद एमवाई के भ्रष्ट कर्मचारियों के निलंबन के आदेश दिए। वहीं एसएसपी से गुंडे तत्वों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। पीड़ित परिवार को राज्य शासन से मदद दिए जाने की बात पर हाडिया ने बताया कि शासन की ओर से 15,000 रुपए की मदद दी जा रही है। वहीं टीबी से पीड़ित शिवानी के पिता का मुफ्त इलाज एमवाई अस्पताल में करवाए जाने की भी व्यवस्था की। पीएम के संबंध में जो मुझे शिकायत करी, मैंने तत्काल वहाँ पे जो भी संबंधित अधिकारी ये पहचानेंगे यहाँ के लोग, उसको तत्काल निलंबित करने का आदेश वहाँ के सुप्रीम को दिए एमवाई के। दूसरा, इसके परिवार का जो इलाज के लिए आया था, इसका पूरा इलाज सरकारी अस्पताल है, पति पत्नी दोनों का एमवाई के अंदर निःशुल्क इलाज और निःशुल्क दवाई की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। ताकि 15,000 रुपये मैंने अपने मंत्री सुरक्षा अनुदान से संबंधित परिवार को दिए हैं। शहर में बढ़ते अपराधों पर मंत्री हाडिया ने चिंता जताते हुए फोर्स की कमी की बात स्वीकारी और बल बढ़ाए जाने की भी बात कही। कहीं ना कहीं पुलिस के बल की कमी तो बात सामने आती है कि जिस तरह से शहर का विस्तार हुआ उस अनुपात में पुलिस बल में वृद्धि नहीं हुई, तो उस पुलिस बल की स्वीकृति भी मिल गई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वो पुलिस बल इंदौर में पदस्थ होगा। मासूम शिवानी के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार रात राजवाड़ा पर लोगों ने प्रदर्शन कर शिवानी के हत्यारों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की। 3 साल की मासूम शिवानी की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने शहर वासियों को झकझोर कर रख दिया है। लगातार हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग शहरवासी कर रहे हैं। बुधवार को लगभग पूरे दिन इस तरह के प्रदर्शन होते रहे। वहीं रात को राजवाड़ा पर भी प्रदर्शन हुआ। हाथों में तख्तियां लिए लोग हत्यारों को फांसी पर चढ़ाए जाने के नारे लगाते रहे। इस प्रदर्शन में मासूम शिवानी के दादा भी शामिल थे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही मांग की। दोस्तों, फांसी दे दो, बेहतर सजा दे दो। आगे से मेरी एक की बच्ची गई, हजारों बच्चों की जान नहीं जाए, वो सुरक्षित रहे। तो आपकी क्या मांग है? फांसी दो, फांसी दो। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज। लंबे समय से प्रभारी कुलपति के सहारे चल रहे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को आखिरकार स्थायी कुलपति मिल ही गए। नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर DP सिंह ने गुरुवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर मां अहिल्या को माल्यार्पण किया और फिर कुलपति का पद संभाला। भोपाल के PSS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में प्रोफेसर रह चुके प्रोफेसर DP सिंह गुरुवार को पदभार ग्रहण कर विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ था। नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर DP सिंह ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले प्रोफेसर सिंह ने नालंदा परिसर में मां अहिल्या का पूजन और माल्यार्पण किया। औपचारिकताओं को पूरा करते हुए प्रभारी कुलपति प्रोफेसर राजकमल ने नए कुलपति सिंह को पदभार सौंपा। प्रोफेसर सिंह का प्रभारी कुलपति ने स्वागत किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के स्टाफ और कर्मचारियों ने भी नए कुलपति का स्वागत किया। बहरहाल लंबे समय से प्रभारी कुलपति के सहारे चल रहे विश्वविद्यालय को आखिरकार स्थायी कुलपति मिल गया है, लेकिन यह पद नए कुलपति के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखना होगा कि किस तरह नए कुलपति विश्वविद्यालय का बिगड़ा ढर्रा सुधारेंगे। शहर में देर रात 2 भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों भाइयों की लाशें चोइथराम मंडी में मिली हैं। आरोपियों ने दोनों भाइयों को मंडी परिसर में दौड़ा कर मारा। हमले के बाद एक आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। शहर में कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जबकि जघन्य अपराध न हो। बुधवार रात 11 बजे राजेंद्र नगर पुलिस को सूचना मिली कि चोइथराम मंडी में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तब तक घायलों ने दम तोड़ दिया था।
घायलों की पहचान राकेश सोनोने और गोपाल सोनोने के रूप में हुई है। दोनों मृतक रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं। राकेश जहां सब्जी का व्यापार करता है, वहीं गोपाल पेशे से ऑटो चलाता है। दोनों भाइयों पर 5 से 7 हमलावरों ने चाकू और तलवारों से हमला किया। दोनों भाई जान बचाने के लिए काफी भागे, लेकिन हमलावर उन्हें हथियारों से तब तक गोदते रहे जब तक कि दोनों की मौत नहीं हो गई। वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस अफसरों को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से एक हमलावर को हिरासत में भी ले लिया है, जो हमले में घायल हो गया था। करीब 11 बजे की बात हो सकती है कि 11:30 बजे टी राजेंद्र नगर को सूचना मिली, घटनास्थल पर पहुंच गए। गोपाल और राकेश दो लोगों की अभी तक मृत्यु होने की सूचना मिली और घटनास्थल से कुछ संदेहियों को ऑलरेडी हिरासत में लिया गया। उनसे हथियार भी जब्त हुआ है और ये मंडी के व्यापारी और हमारे लोगों की झगड़ा प्रतीत होता है। अभी प्राथमिक विवेचना में जो सामने आ रही है बातें, उसके बारे में कोई निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा। हमें ढंग से विवेचना करेंगे और संदेह तक पहुंचेंगे। मंडी परिसर में जब यह जघन्य अपराध हुआ, जब कई किसान और हमाल मंडी परिसर में मौजूद थे, लेकिन हमले के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। हत्याकांड की सूचना मंडी सचिव RS मंडलोई को लगी तो वो भी मंडी परिसर में पहुंचे। मंडलोई के मुताबिक दोनों पक्षों में मंडी परिसर में ही विवाद हुआ था। जो प्रभारी उनका फोन आया था 11:15 के लगभग कि मंडी में 2 मर्डर हो गए। बस वैसे में कपड़े बदल के मंडी आया हूँ। क्या प्रोफाइल है, क्या करते हैं लोग, क्या व्यापार है? मंडी से मेरी है, हमारे मंडी में तो ढेरों हमाल है ना, 17-18 लोग हैं। जिन पता पड़ा हुआ है वो भी हमाल हैं। जैसे राकेश और गोपाल करके नाम बताएं जो बनने वाले, देखते हैं कि कौन लोग हैं। सूत्रों के मुताबिक हमलावर मंडी में हमाली का काम करते हैं। आरोपियों के नाम संजू, जीतू, मुकेश, कमल, सुनील, कल्लू और अनिल सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसकी कुछ दिनों पहले ही पुलिस में रिपोर्ट भी हुई थी। मामले में पुलिस जांच कर रही है। चौथरा मंडी में चचेरे भाइयों की जघन्य हत्या के बाद गुरुवार को निकली शव यात्रा के दौरान परिजनों ने रावजी बाजार थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद शव यात्रा आगे बढ़ाई। पूरी शव यात्रा के दौरान सुरक्षा के नजरिए से भारी पुलिस बल का इंतजाम किया गया था। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हुई गोपाल सोनोने और राकेश सोनोने की हत्या के बाद गुरुवार दोपहर जबरन कॉलोनी स्थित निवास से दोनों की शव यात्रा निकाली गई। पुलिस को शव यात्रा के दौरान परिजनों द्वारा हंगामा करने की पहले से ही आशंका थी। इसी के चलते पुलिस का भारी इंतजाम था। बावजूद इसके जैसे ही परिजन शव यात्रा लेकर रावजी बाजार थाने के सामने पहुंचे, परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिवार के लोगों ने करीब 20 मिनट तक नारेबाजी की। CSP बिट्टू सहगल ने हंगामा कर रहे लोगों को बमुश्किल समझाया। काफी समझाइश के बाद शव यात्रा को परिजनों ने आगे बढ़ाया। पूरी शव यात्रा के दौरान 3 थाना प्रभारी और 40 से ज्यादा जवान तैनात थे। बुधवार रात चोरों ने स्कीम नंबर 74 और निपानिया क्षेत्र के 3 घरों पर धावा बोलते हुए लाखों रुपए की कीमत के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तीनों घरों में चोरी के दौरान चोर निपानिया स्थित घर से जेवर के अलावा रसोई से सोयाबीन तेल और टूथपेस्ट भी उठा ले गए। बुधवार रात चोरों ने मौका पाते ही विजयनगर और लसूड़िया थाना क्षेत्र के 3 मकानों को अपना निशाना बनाया। चोर प्रॉपर्टी ब्रोकर, दवा कंपनी के अधिकारी व एक अन्य मकान से कुल 9 लाख रुपए कीमत के डायमंड और सोने के जेवर और 50,000 रुपए नकदी ले गए। पहला मामला स्कीम नंबर 74 में रहने वाले प्रॉपर्टी व्यवसायी शंकरलाल कुकरेजा के घर का है। कुकरेजा के अनुसार पूरा परिवार रिश्तेदार के यहाँ गया था और सुबह 4 बजे लौटा। उसी दौरान चोरों ने उनके घर में 3 से ज्यादा अलमारियों के ताले तोड़ते हुए घर में रखे 7 लाख रुपए के डायमंड और सोने के जेवर ले उड़ा दिए।
कुकरेजा ने बताया चोरी गए जेवर में 4 लाख रुपए कीमत के जेवर उनकी बेटी हीना के भी थे। हीना कुछ ही दिन पहले अपने पति के साथ शादी में शामिल होने इंदौर आई थी। चोरी का दूसरा मामला अजय वर्मा के यहाँ का है। अजय ने बताया कि वे कंपनी के काम से उज्जैन गए थे और उनकी पत्नी बुधवार से ही देवास शादी में गई थी। गुरुवार सुबह जब घर लौटे तो घर का ताला टूटा मिला। चोर अलमारियों के ताले तोड़कर 1.5 लाख रुपए कीमत के जेवर और 10,000 रुपए नगद ले उड़े। बाहर गए हुए थे, मैं उज्जैन गया था और वाइफ और मदर शादी में देवास गए हुए थे। और सुबह सुबह मैं जब 6 बजे वापस लौट के आया यहाँ पे तो पता लगा कि इसका मेन गेट का कुंडी टूटी हुई है और अंदर की लाइट पंखे सब चालू हैं। दरवाज़ा मुझे खुला ही मिला। जब मैं आया मैंने मेन बाहर जो चैनल गेट है मेन गेट उसको मैंने अपनी चाबी से खोला तो चोर डकैत जो भी वो आए थे वो पूरा उसको कूद करके आए होंगे इस तरफ और अंदर फिर वो घुस के उन्होंने पूरा अलमारी का लॉकर और ये सारा तोड़ दिया और अलमारी में से सारा गोल्ड और कैश और चांदी सारी सब लेके चले गए। कितना कैश था? ऑलमोस्ट 10,000 रुपये कैश होगा और करीब 1 लाख का गोल्ड था और 50,000 रुपये की चांदी होगी और पूरा घर तहस नहस कर गए। उनको जो एक भी चीज़ छोड़ी नहीं उनने, मतलब माचिस की डब्बी भी उन्होंने खोल के देखी कि कहीं इसमें कुछ ना रखा नहीं। एक एक चीज़ उन्हें खोल के देखी इसमें। वहीं तीसरी चोरी की वारदात अजय वर्मा के पड़ोस में रहने वाली लता गुप्ता के यहाँ हुई। लता गुप्ता ने बताया कि किसी काम के चलते अपने देवास स्थित पैतृक निवास पर गई थी। गुरुवार सुबह जब लौटी तो चोर घर से 50,000 कीमत के जेवर ले उड़े। लता गुप्ता के घर में चोरों का जेवरों से मन नहीं भरा तो चोर घर से करीब 10 लीटर सोयाबीन तेल और टूथपेस्ट भी ले गए। गेट खोला हमने, ताला हमारे गेट में बंद था तो गेट खोला, इतने में हमारी बेटी का फ़ोन आ गया। बेटी का फ़ोन आया तो मैंने अटेंड करने लगे और मैं अपने मिस्टर से बोली कि तुम लॉक खोलो अंदर का। तो मतलब जैसे ही उनने मतलब चाबी ली और लॉक खोलने के लिए मतलब नेट वाला दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुला हुआ। मैंने जैसे ही देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ। पायल थी 2 चांदी की, तेल का डिब्बा और बाकी अभी सामान तो मैंने देखा ही नहीं कि और कितना क्या गया और बाकी और भी पर्स वगैरह में पैसे पड़े रहते हैं। अब कितना क्या गया तो देखना पड़ेगा। किचन से क्या गया? और किचन से तो तेल का डिब्बा गया। किचन से तेल का डिब्बा गया। किचन से तेल का डिब्बा चेंज किया। मतलब पोहे भरे थे डिब्बे में, पोहे को दूसरे डिब्बे में उड़ेला है और उस पोहे वाले डिब्बे में तेल के डिब्बे से तेल उड़ेगा। कम से कम 10 लीटर तेल होगा, उड़े के ले गए। विजयनगर और लसूड़िया पुलिस ने चोरी की 3 घटनाओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज़। खरीफ की बोवनी कर चुके या इसकी तैयारी में बैठे किसानों के चेहरों पर अब चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। किसानों को एक और तो खाद बीज वक्त पर नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी ओर मानसून ने भी उन्हें मायूस किया है। इन सारी दिक्कतों से दूर सरकारी अफसर अब भी सभी किसानों को खाद बीज देने का दावा करने से पीछे नहीं है। किसानों की मानसून के अलावा परेशानी और भी है। अन्नदाता जैसे तैसे 4 पैसे जुगाड़ कर खाद बीज खरीदना चाहता है, लेकिन इसे सरकार की नाकामी ही कही जाएगी कि उस गरीब को दाम चुकाने के बाद भी ना तो वक्त पर खाद मिल रही है और ना ही बीज। सहकारी केंद्र से खाली हाथ लौटने के बाद किसान अब निजी व्यापारियों से ऊंचे दामों पर बीज खाद खरीदने को मजबूर हैं। इसी के चलते ज्यादातर किसानों ने बोवनी कर दी है तो कई खाद बीज के इंतजार में बैठे हैं। सोसाइटी पे आता भी है तो क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनको मिल जाता है, दूसरों को किसानों को मिल ही नहीं रहा है। सुपर वगैरह DAP नहीं मिल नहीं रहा है अभी, और सुपर जो आ रहा है तो सब बड़े किसानों उठा ले जा रहे हैं। छोटे किसान जो हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। DAP खाद है, बाकी इफ्को खाद है। अब सुपर खाद नहीं होगा तो किसान तो सुपर खाद से जो बोने वाले हैं वो तो वैसे खाद के अभाव में बो ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है कि वहाँ सोसाइटी में पहल करते हैं तो बोले ऊपर से ही आर्डर है कि खाद अभी आया ही नहीं साहब, हम क्या करें। बोले
इस प्रकार से वो अपनी मजबूरी बताते हैं, किसानों को खाद अवेलेबल नहीं हो रहा है। इस सवाल के जवाब में कृषि विभाग का अपना तर्क है। विभाग के मुताबिक किसानों को मांग से ज्यादा खाद व बीज उपलब्ध कराया जा चुका है। जिले में मांग 60,000 क्विंटल बीज की थी, लेकिन कागजों में देखें तो सरकार ने करीब 68,000 क्विंटल बीज किसानों को दे दिया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल किसानों को खाद बीज की समस्या नहीं आ रही है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम ने, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक भी है, मार्केटिंग फेडरेशन भी, विभाग भी है, सभी लोग, हमने 2 महीने पहले से ही ये आदान की व्यवस्था शुरू कर दी। लगभग 35,000 मेट्रिक टन से अधिक तो हमारा खाद, जिसमें NPK भी है, DAP भी है, सुपर फास्फेट भी है, ये हमने एडवांस लिफ्टिंग के माध्यम से किसानों तक अभी तक पहुंचा चुके हैं। लगभग 5,000 टन अभी भी हमारे पास उर्वरक जो है डबल लॉक में उपलब्ध है, जो कि किसान उसको उठा भी रहे हैं। हमारे खाद की ऐसी कोई हमारे ज़िले में अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और हम चूँकि एडवांस लिफ्टिंग और एडवांस प्लानिंग हमारे यहाँ चल रही है, इसलिए खाद तो पर्याप्त मात्रा में हम उपलब्ध करा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसानों के पास बीज खाद पहुंचा नहीं और सरकारी कागजों में इसकी कोई कमी नहीं दिखती, तो आखिर बीच में से ही ये खाद या बीज कहां गायब हो गया। शहर में श्वानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ श्वान पालकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। घर की रखवाली करने वाले श्वानों के प्रति उनके पालकों के रवैये में भी बदलाव आया है। अब श्वानों के पालक उनके लालन पालन के साथ ही उनके अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं। मूक प्राणियों के हक में हमेशा से समय समय पर मांग उठती रही है। सबसे ज्यादा वफादार और प्रेमी पशु कहलाने वाले श्वानों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। खास तौर पर परिवार की हिफाजत और घर की रखवाली के लिए घरों में लोग श्वानों को पालते हैं। इस दौरान घरों में पलने वाले इन श्वानों से उनके पालकों का खासा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है और वो परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं। मगर वर्षों तक एक ही परिवार में रहने के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हें यहाँ वहाँ दफन करना पड़ता है। हर पशु प्रेमी यही चाहता है कि बचपन से उनके बच्चों की तरह साथ रहने वाले वफादार श्वान की अंतिम विदाई भी इंसानों की तरह संस्कारों के साथ हो, लेकिन इतने बड़े शहर में श्वानों को दफन करने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है, जिसकी पीड़ा अब श्वान पालकों को सताने लगी है। इसी कड़ी में आगे आते हुए हनुमान प्रसाद स्मृति संस्थान की अध्यक्ष रेखा रावल ने पालतू श्वानों के शमशान के लिए शासन और प्रशासन से मांग की है। उनका कहना है कि शहर में श्वानों का शमशान न होने के कारण उनकी बहुत दुर्गति है, जबकि भारतीय संस्कृति में इनका विशिष्ट स्थान माना गया है। इसे देखते हुए शासन को श्वानों के शमशान की व्यवस्था करनी चाहिए। लगभग हर वर्ष 1000 श्वान मरते हैं और उनकी दफन करने के लिए कोई व्यवस्था हमारे पास में नहीं है। उनको यहाँ वहाँ हमें जाके दफन करना पड़ता है। पौराणिक कथाओं की तरफ जाएं तो ऐसा कहा गया है कि कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ था और जब सब समाप्त हो गया था, जब युधिष्ठिर और उनके भाई बचे थे, तो जब स्वर्ग जा रहे थे तो कहते हैं कि सब एक एक करके उनके सब भाई छूट गए थे, पर युधिष्ठिर के साथ में जो उनके साथ में एक डॉगी रहता था, कुत्ता रहता था, वो उनके साथ में स्वर्ग तक गया था। तो देखिए कि हम और भैरव के रूप में उनकी उपासना की जाती है। कहते हैं कि डॉगी को भैरव का रूप कहा जाता है। मैंने महापौर साहब को वो किया है और अन्य जो भी शहर के जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उन लोगों से भी बातचीत की है। तो मैं चाहती हूँ कि इस दिशा में तेजी से विचार किया जाए। श्वानों का पौराणिक दृष्टि से भी खासा महत्व है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि पांडवों के स्वर्गारोहण के समय युधिष्ठिर के अलावा उनके चारों भाई रास्ते में ही मर गए थे, लेकिन उनका पालतू श्वान ही था जो इनके साथ स्वर्ग तक गया था। वहीं इस बारे में वैदिक शर्मा का भी कहना है कि हिंदू धर्म में श्वानों का खास महत्व है। उनका कहना है कि किसी भी अनुष्ठान, श्राद्ध पक्ष या अन्य संस्कारों में श्वानों का ग्रास पहले निकाला जाता है। शास्त्रों में श्वानों को ईश्वरीय रूप की संज्ञा दी गई है। कुत्ता निश्चित रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जहां एक वफादार पशु के रूप में जिसे जाना जाता है, फेथफुल डॉग की संज्ञा जिसे दी जाती है, निश्चित रूप से धर्मशास्त्रों में भी उसका विशेष महत्व है।
हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष के अंदर कुत्तों का जो है उनको अन्न देने का, भोजन देने का, ग्रास देने का विशेष महत्व बताया गया है। अब श्वान प्रेमियों की दिली इच्छा है कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन उनकी मांगों की ओर ध्यान दे, ताकि श्वानों को यहाँ वहाँ दफन करने की जगह व्यवस्थित स्थान पर संस्कारों के साथ उन्हें भावनात्मक श्रद्धांजलि दी जा सके। इंदौर से बुरहानपुर के लिए रवाना हुई एक बस बड़वा के पास ट्रक से टकरा गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 4 घायलों को इलाज के लिए एमवा अस्पताल में भर्ती किया गया है। जय महाकाल ट्रेवल्स की सवारी बस शाम के समय इंदौर से बुरहानपुर के लिए रवाना हुई थी। बड़वा के पास इस बस की ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के समय बस में 30 से ज़्यादा सवारियां बैठी हुई थी। एक्सीडेंट में 10 से ज़्यादा सवारियों को चोट आई, वही ट्रक चालक और क्लीनर भी घायल हो गए। घायलों में ओम प्रकाश, प्रदीप, ताराबाई और गिरधारी को इलाज के लिए एमवा अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर से ट्रक मतलब कोई ढाबे पे से निकल के रॉन्ग साइड से आ रहा था, बस स्पीड में थी, तो बस वाले ने ऐसी निकाली गाड़ी कि इधर से निकल जाएंगे, तो ट्रक वाले ने भी इसी साइड कर दबा दी, दोनों के दोनों ठुका गए। कम से कम 10-12 जनों को लगी है सर। और अब एक नजर न्यूज़ फास्ट पर। सरबजीत की रिहाई से पलटे पाकिस्तान के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने सुबह राजवाड़ा पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम नहीं करे दिए जाने की मांग की। पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत की रिहाई पर पाकिस्तान सरकार 2 दिन पहले राजी हो गई थी और अचानक फिर बदल गई। पाकिस्तानी सरकार के इस रवैये से पूरे देश में आक्रोश की लहर छाई हुई है। सुबह कांग्रेस संवाद प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने इसी मुद्दे को लेकर राजवाड़ा पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान नारेबाजी कर पाकिस्तानी राष्ट्रपति का पुतला भी जलाया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पाकिस्तान से जो कलाकार भारत में आकर काम कर रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाए, वहीं आगे किसी कलाकार को भारत में नहीं आने दिया जाए। सुपर कॉरिडोर के पास सड़क किनारे बने झोपड़ों में इंडिका कार घुस गई। कार की चपेट में आने से 13 वर्षीय सुमन और 17 वर्षीय बुलबुल गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ड्राइवर कार छोड़कर भाग निकला। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर गाड़ी में इंदौर विकास प्राधिकरण से संबंधित कुछ फाइलें मिली। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक चालक ने दूसरे व्यक्ति को कार चलाने को दी और गाड़ी सीधे झोपड़ियों में जा घुसी। दोनों घायलों को अरविंदो अस्पताल भिजवाया गया। कार इंदौर विकास प्राधिकरण में अटैच हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बीआरटीएस पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती रात फिर एक कार सड़क के बीच खुदे गड्ढे के कारण दुर्घटना का शिकार हो गई। इस बार यह हादसा पलासिया और एलआईजी के बीच हुआ। एक कार एलआईजी से पलासिया की ओर जा रही थी, लेकिन सड़क के बीच खुदा गड्ढा कार चालक को नजर नहीं आया और कार गड्ढे में जा गिरी। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि लगातार 3 दिनों से बीआरटीएस पर हादसे हो रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी स्वतंत्र कुमार ओझा की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत। पूरे जीवन भर दी आकाशवाणी को अपनी प्रतिभा संपन्न सेवाएं, कला जगत में शोक की लहर। खाद्य विभाग ने की सराफा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई। नमकीन प्रतिष्ठानों से उठाए सैंपल, मौके पर मिली गंदगी। शिवानी के दुखी परिवार की ओर बढ़ाया सरकार ने हाथ। पोस्टमार्टम के लिए रुपए ऐंठने वाले कर्मचारियों के लिए निलंबन के आदेश। 15,000 की सहायता व पिता के मुफ्त इलाज की भी घोषणा। चोइथराम मंडी में हुआ दोहरा हत्याकांड। 2 भाइयों को उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश की बात आई सामने। एक हमलावर मौके से हुआ गिरफ्तार। लसूड़िया क्षेत्र में चोरों का धावा। 3 मकानों को बनाया निशाना। 9 लाख के जेवर, नकदी व अन्य सामान पर किया हादसा। और किसानों की बढ़ी चिंता। मानसून की देरी के बाद खाद बीज के संकट से भी बढ़ी परेशानी।